पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्राह्मो समाज में सभी जानते हैं कि तुम्हारा पानू बाबू से विवाह लगभग तय है। वयस्क होने से पहले लड़की का विवाह एक अन्याय है। दो नाव में पांव रखने वाले के साथ मेरी नहीं निभेगी। उससे मेरी नाव से पांव हटाना ही होगा। अपने घर की औरतों को अपने ही घर के कामों में व्यस्त देखना नारी जाति को पूरी तरीके से समझना नहीं है। लीजिए, चाय आ गई। अच्छा विनय बाबू, क्या गौर मोहन बाबू असल में जात पात में विश्वास रखते हैं या इसके पीछे उनका देश प्रेम के लिए अतिरिक्त उत्साह है? क्या आप सीढ़ियों के विभाजन में विश्वास रखती हैं? वो भी तो अलग अलग सतह पर है, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। हाँ, पर सीढ़ियों का काम है नीचे से ऊपर ले जाना, तो अलग अलग सतह तो होंगी, लेकिन जहाँ जमीन समतल हो वहाँ सीढ़ियों का क्या काम? लेकिन जमीन समतल है कहाँ? किसी भी समाज की जिम्मेदारी होती है मनुष्य को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना, ताकि वो एक लक्ष्य पर पहुंच सके। अगर हमारे समाज की जमीन समतल होती तो हमें किसी व्यवस्था, किसी विभाग की जरूरत नहीं पड़ती, और हम भी यूरोपीय समाज की तरह एक दूसरे से कुछ ज्यादा पाने की होड़ में लड़ते झगड़ते रहते, मारपीट करते रहते। विनय बाबू, मैं शायद आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। क्या आपके हिसाब से हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है वो सफल हो पाई है? देखिए, सफलता की व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। प्राचीन यूनानी सभ्यता की जो सफलताएं थीं, आधुनिक समाज में देखने को नहीं मिलती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई सफलता ही नहीं थी, और आज भी उनका अद्भुत चिंतन विश्व में कई रूप में मौजूद है। हमारे समाज की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के रूप में जाति व्यवस्था का उदय हुआ है, और दुनिया की निगाह आज उसकी सफलता का इंतजार कर रही है। विनय बाबू, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये आपके अपने विचार हैं या गौर मोहन बाबू के विचारों को दोहरा रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं सच कहूं तो मेरे विचार गोरा की तरह मजबूत नहीं है। जब भी मैं समाज की त्रुटियों को देखता हूं या जाति व्यवस्था का दुरुपयोग देखता हूं तो गोरा मुझसे कहता है कि बड़ी चीजों को छोटा करके देखने से ऐसा ही होता है। अब एक समूचा पेड़, उसकी टूटी टहनियां और बिखरे पत्ते, ये तीनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बिखरे पत्ते और टूटी टहनियों से समूचे पेड़ की प्रकृति का अनुमान लगाएंगे तो फिर वो तो मूर्खता ही होगी ना। एक बात बताइए, क्या आप लोग ब्राह्मण को सच में देवतुल्य मानते हैं कि आदमी उसके पैर छुए और पवित्र हो जाए? नहीं, लेकिन कोई भी समाज अपने आदर्शों को खुद ही गढ़ता है। मनुष्य में भगवान देखना समाज की आवश्यकता है। अब जब तक राजा की समाज को जरूरत होती है वो हमेशा देवतुल्य होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से ऊपर हो गया है। लेकिन राजा को अपनी साधारणता के दायरे से बाहर आकर असाधारण बनना ही पड़ता है, अन्यथा वो अपने राज्य का कारोबार कैसे संभालेगा। अब आप देखिए कि अन्य देश नेपोलियन जैसे सेनापति, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक और रॉथस्चाइल्ड जैसे धनपति बनाते हैं,
लेकिन हमारे देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो निडर हों, जो लोभ से घृणा करें और दुख को जीत लें। वही सच्चे ब्राह्मण हैं और ऐसे ही अटल, शांत और मुक्त ब्राह्मणों की भारतवर्ष को आवश्यकता है। अगर हम ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण करते हैं तभी भारतवर्ष की मुक्ति है। और अगर हम इसमें असफल हुए तो घंटा बजाने वाले और पैरों की धूल देकर अपनी जीविका चलाने वाले पाखंडियों के दबाव तले ये धरती दबी रह जाएगी। देखो, मैं भारतवर्ष को गहराई से जानने का दावा नहीं करता, लेकिन ये मेरा मानना है कि अतीत कभी लौट कर नहीं आता। जो वर्तमान है वही हमारी साधना का विषय है। पुरानी बातों को याद करने से समय बर्बाद होता है। मैं भी पहले बिल्कुल आप ही की तरह सोचा करता था, लेकिन गोरा कहता है कि बीती बातों को अतीत कहकर खारिज कर देने से उनका अस्तित्व नहीं मिट जाता। आज अगर कोई भी अतीत की सच्चाई को समझे और उसे अपना सके तो अतीत का खजाना आज का बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। विनय बाबू, देखिए, जिस तरह से आपके दोस्त सोचते हैं उस ढंग से एक आम आदमी नहीं सोचता। तो फिर ऐसे में आप लोगों की राय को पूरे देश की राय मान लेने में थोड़ी झिझक होती है। हम देश की सच्चाई को खंडित करके देखते हैं, लेकिन गोरा की अद्भुत क्षमता यह है कि वो सत्य को संपूर्णता में देख सकता है। तो क्या हम उसकी दृष्टि को दोषपूर्ण मानेंगे? हमारे देश में अपने आप को परम हिंदू मानकर जो लोग घमंड करते हैं, आप गोरा को उनमें मत समझिएगा। उनके पिता कृष्णदयाल का धर्मनिष्ठ आचरण देखकर आप समझ जाएंगे कि वो कितना अलग है। गोरा हिंदू समाज के सभी रीति रिवाजों को नहीं मानता, लेकिन वो उनका अनादर भी नहीं करता। पर उन्हें देखकर तो यही लगता है कि छुआछूत के मामले में काफ़ी सतर्क होकर चलते हैं। उसकी ये सतर्कता ही तो उसकी खासियत है। अगर गोरा से पूछा जाए तो वो फौरन मान जाएगा कि वो हर रीति रिवाज को मानता है। छुआछूत, खान पान में सावधानी, सब निर्विवाद है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब जोर जबरदस्ती है। उसको डर है कि अगर हिंदू धर्म के ऊपरी नियमों के बारे में कोई प्रश्न उठे तो आम व्यक्ति उसकी गहराई नहीं समझेंगे, और जो लोग हिंदू धर्म का निरादर करते हैं वो उसको अपनी जीत ही मानेंगे। इस वजह से वो मेरे सामने भी कोई ढिलाई जाहिर नहीं करते। ब्राह्मो समाज में ऐसे बहुत से हैं जो हिंदू धर्म को संपूर्णता समझे बिना उसे खारिज करते हैं। दरअसल उन्हें डर है कि उनके ऊपर हिंदू धर्म की कुप्रथाएं बर्दाश्त करने का आरोप ना लग जाए। दरअसल उनके लिए सत्य उतना ही है जितना वो जानते हैं, और ऐसे ही लोगों को कट्टरपंथी कहा जाता है। जिनका सत्य पर विश्वास है वो कभी जबरदस्ती नहीं करते। मेरी तो उस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं निस्वार्थ उस सत्य को नमन कर सकूं, चाहे वो ब्रह्मो समाज में हो या मंदिर में। কেন মায়ার তরি বাও 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 রে নদী ভরা ঢেউ बिनोय बाबू अच्छे आदमी है ना? क्यों? क्योंकि वो हमेशा गौर बाबू की बातें करते हैं। शायद। पता है लोलिता, मैं बिनोय बाबू की बातों में ना कहीं गौर मोहन बाबू को देखती हूँ। मुझे तो गुस्सा आता है। क्यों? हरदम गोरा गोरा गोरा। उनके दोस्त होंगे बड़े आदमी, लेकिन उनका खुद का भी तो कोई व्यक्तित्व है। वो अपने दोस्त से इतने प्रभावित हैं कि उनकी साया से निकल ही नहीं पाते। मानो किसी मकड़ी ने किसी टिड्डे को घेर लिया हो। ऐसी हालत में उस मकड़ी पर तो गुस्सा आता ही है, लेकिन उस टिड्डे की कोई इज्जत नहीं रहती। तुम भी न लोलिता। हंसो मत दीदी। दीदी, मैं किसी को अपने पे इतना हावी होने नहीं दे सकती। लोग चाहे जो भी समझे, तुमने कभी मुझे दबाने की नहीं कोशिश की है, और ये सीख भी तुम्हें बाबा से ही मिली है।
बाबा सभी को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने देते हैं। देख लोलिता, बाबा की बात और है। हम किसी और की तुलना बाबा से कर सकते हैं क्या? नहीं ना। वैसे कुछ भी बोल, बिनोय बाबू की बातों में कुछ तो निराला है, नहीं? अंदाज निराला है क्योंकि बातें उनकी नहीं, इसीलिए सोची विचारी सवरी लगती हैं। खुद के ख्यालात होते तो सीधे और सरल होते, और मुझे कहीं ज्यादा भाते। अच्छा, अब गुस्सा मत कर। देख, मुझे लगता है कि गौर मोहन बाबू की बातें उनकी अपनी हो गई हैं। दीदी, ये तो और भी डरावना है। क्या इसीलिए ईश्वर ने हमें मगज दिया है कि दूसरों के विचारों की व्याख्या करें, औरों की बातें दोहराएं? लोलिता देख, मुझे लगता है कि गौर मोहन बाबू और बिनोय बाबू काफी अच्छे मित्र हैं। उन दोनों के दिलों का सच्चा मेल है। नहीं नहीं दीदी, पूर्ण मेल नहीं है। गौर मोहन बाबू की हाँ में हाँ मिलाना बिनोय बाबू की आदत बन चुकी है, और मैं इसको लगाव नहीं कहूंगी, गुलामी कहूंगी। बिनोय बाबू अपने आप को दिलासा देते हैं कि उन दोनों के विचार एक हैं, इसलिए शायद गौर मोहन बाबू की बातों को सजा सवर कर अपने को और दूसरों को भुलावे में रखने की कोशिश करते हैं। वो अपने अंदर के संशय और विद्रोह को दबाते हैं। उनमें गौर मोहन बाबू के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस ही नहीं है। तुम्हें नहीं लगता दीदी? चल, तेरी बात मानी, तो अब क्या करना है? मन करता है उन्हें अपने दोस्त की जकड़ से मुक्त कर आज़ाद कर दूं। तो फिर कोशिश करना। दीदी, इसके लिए भी तुम्हें लगना पड़ेगा। मुझे क्यों? मुझे बिनोय बाबू इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका तुमसे बार बार मिलना ये दर्शाता है कि वो गौर मोहन बाबू की जकड़ से निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं। कोई और होते तो हमारे समाज की लड़कियों के आचरण पर नाटक ही लिख देते, पर बिनोय बाबू का मन अभी खुला है। वो तुम्हें बहुत मानते हैं और बाबा की बड़ी इज्जत करते हैं। दीदी, हमें उन्हें अपने व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करनी होगी। उनका गौर मोहन बाबू का भोपा बने रहना मेरे लिए असहनीय है। एक सेकेंड। अच्छा सतीश बाबू, आप सुधीर को तो दादा बोलते हैं, फिर मुझे बिनोय बाबू क्यों बोलते हैं? सुधीर दादा तो मेरे दादा है, लेकिन आप तो मेरे दोस्त हो। अच्छा। बिनोय बाबू, पिछले साल सुधीर दादा हमें सर्कस ले गए थे। अच्छा। बड़ा मजा आया। इस बार आप हमें सर्कस ले चलिए ना। हमें माने? मुझे, ललिता दीदी, लीला दीदी, लावण्य दीदी और सुचरिता दीदी। भाई सतीश बाबू, आपको तो ठीक है, लेकिन ये लड़कियां बाघ देख के डर जाएंगी, नहीं? दीदी, मैंने बिनोय बाबू से कहा हमें सर्कस ले जाने के लिए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि लड़कियां बाघ देख कर डर जाएंगी। अच्छा, ये बात है। मैं तुम्हारे दोस्त बिनोय बाबू की हिम्मत को खूब जानती हूँ। मैं कहती हूँ कि इन्होंने हमें कल सर्कस ले जाना ही होगा। लेकिन ललिता दीदी, कल सर्कस तो दिन में है। ये तो और भी अच्छा है। बस, तो फिर ये बात तय है। तो ठीक है, चलते हैं सर्कस देखने। कल। कैसा लगा सतीश बाबू? बहुत अच्छे से। आप तो डर गए थे। चल सतीश, आजा। मजा आया? शक्ल से ही लग रहा है। गौर मोहन बाबू गुस्सा होंगे ना? लड़कियों को सर्कस दिखाने के बारे में उनकी कोई तो राय होगी ही। जी हाँ, ज़रूर है। क्या मत है उनका? रुकिए, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ ताकि वो भी सुन सके। अरे, किस बात पर हंस रहे बिनोय बाबू? आप ही ने सतीश से कहा था ना कि लड़कियां बाघ देखकर डर जाएंगी। क्या आपको किसी से डर नहीं लगता? आज की सैर के बारे में बताएंगे ना गौर मोहन बाबू को? लोलिता, अब चल।
बाबा के प्रार्थना का समय हो गया है। हाँ। मैं सर्कस देखने गया था परेश बाबू के परिवार को लेकर। सुना मैंने। किससे सुना? अविनाश से किसी ने कहा था। और उसने नमक मिर्च लगाकर आपको बता दिया? विनय कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। देखो, इधर तैयारी सब जोरों से चल रही है। बस तुम्हारे काका महाशय के रजामंदी का इंतजार है। तुमने वो पत्र तो उन्हें डाल दिया था ना? नहीं दादा, अभी तो नहीं लिखा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये चिट्ठी मेरे ही हाथों जानी चाहिए। उनका पूरा नाम क्या है, एक बार बताना जरा। दादा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आश्विन और कार्तिक माह में तो विवाह वैसे ही नहीं हो सकता। रही अग्रहायण की बात, तो बहुत पहले हमारे वंश में इस माह में कोई दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। देखो बिनोय, एक तो इस निकम्मे देश में शुभ दिन ढूंढे नहीं मिलते। ऊपर से अगर हर परिवार अपनी अपनी प्राइवेट पत्री खोलने लगे तो शादी ब्याह होगी कैसे? तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, ऐसी फालतू बातों को बढ़ावा दोगे तो इस देश में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। तो बहादुर आश्विन ने क्या गलती की है? उसे ही मत मानिए। अरे मानता कौन है? मेरी चले तो मैं कुछ भी ना मानूं, लेकिन भैया समाज भी तो कोई चीज़ है ना। ये तिथि नक्षत्र, बृहस्पति, शनि और भाद्र अश्विन, इसका डर देश के कोने कोने में फैला हुआ है। मलेरिया की तरह डर भी इस देश में एक व्यापक बीमारी है। थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लगेगा ना भाई। और हमारे घर में अग्रहायण का डर है। कम से कम काकी माँ तो कभी राजी नहीं होगी। बिनोय, जब तुमने दादा को एक बार वचन दे ही दिया है तो फिर उन्हें दुविधा में डाल के परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने वचन दिया था या जबरदस्ती लिया गया था? किसने लिया? तुमने लिया। और किसने लिया? मैंने 2-4 बार तुमसे इस बारे में बात कर ली और तुम उसे जबरदस्ती कहते हो। जबरदस्ती करने के लिए कोई लंबी चर्चा की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अपना वचन वापस ले सकते हो। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि मैं तुमसे भीख मांगूं या जबरदस्ती करूं। दादा, मैंने आपको कहा था ना, शोषीमुखी और बिनोय का विवाह संभव है। जरूर कहा था, जरूर कहा था। तुम जैसे काका ही ऐसी बात कह सकता है। कोई और होता ना तो अपनी भतीजी की शादी की प्रस्ताव पर खुशी होता। फिर क्यों आपने मुझसे बिनोय से अनुरोध करने के लिए कहा? अरे भाई, रिश्ता पक्का करवाने के लिए, और क्या वजह हो सकती है? देखिए, शादी करवाना मेरा काम नहीं, मेरा समय बहुत मूल्यवान है। बिनोय, प्रणाम दादा। आप जरा मेरे साथ आइए ना बिनोय बाबू। चलो। लीला, कहाँ ले जा रही हो इन्हें? सर्कस? धत दीदी, सर्कस आज कहाँ? बिनोय बाबू इतना अच्छा ड्राइंग करते हैं, मेरे रुमाल के किनारे पर डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए लेकर जा रही थी। आइए ना बिनोय बाबू। लीला, तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। ललिता, तुम्हें लगता है कि मैं गोरा से डरता हूँ, लेकिन मैं उसके गुणों और प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। और तुम्हारा ऐसा सोचना मेरा और उसके लिए, दोनों के लिए अपमानजनक है। माँ, दोपहर को विनय आया था। उसने तो हद कर दी। कह रहा था कि शोशी के साथ उसका ब्याह हम लोग जोर जबरदस्त।
माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जोशीमुखी से विवाह के बारे में मैंने गोरा को बहुत बुरा भला कह दिया। दर्द को दबा कर रखोगे तो एक न एक दिन तो बाहर निकलेगा ना बेटा। जो हुआ भला हुआ, सुलह हो जाएगी। मुझे जोशीमुखी से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, ये कहने आया था। बिनोय बेटा, झगड़ा 2 दिन का होता है और विवाह बंधन जीवन भर का। इस बात पर हड़बड़ी ना करो बेटा। नहीं,